नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के शीर्ष नेताओं की बैठक में ये बात निकल कर आई है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव के वक्त कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तेजस्वी यादव बिहार लौटेंगे, कब लौटेंगे और लौटने के बाद पार्टी को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या चर्चा है अंदर खाने राजनीति में बिहार की, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कुशवाहा की पार्टी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। कभी उनके बहू का नाम चर्चे में आ रहा है, कभी उनके 3 विधायकों के बागी होने की खबर है और 8 बड़े नेता पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, ये तो चर्चे में है ही है। लेकिन इन सबसे इतर उपेंद्र कुशवाहा बार बार सफाई दे रहे हैं। क्या कुछ है, सब कुछ बात करेंगे विस्तार से। बात करने के लिए आज हमारे जो मेहमान हैं वो राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल है जो वो कांग्रेस से ही है कि शकील अहमद खान बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ रहने पर हमको कोई लाभ नहीं मिला है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस कुछ अलग तरीके से रणनीति बिहार में बनाने की कोशिश कर रही है और जो वो एक खांचा मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक, ये सारी चीजें, क्योंकि एक वोट तो है जो कांग्रेस और आरजेडी दोनों का मिक्स है, इन दोनों को अलग करके कैसे वो अपना एक नया लॉबी बनाने की कोशिश कर रही है, नया वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ रणनीति अगले 5 साल के लिए हो सकता है? शकील अहमद खान का जो बयान है उससे क्या रिलेट करते हैं आप? नहीं, शकील अहमद खान ने कहा कि अगर कोई बैगेज है किन्हीं के ऊपर किसी चीज का, तो उस बैगेज को हम क्यों लेकर के चले। कहा जाता है ना कि जब चुनाव आता है बिहार में, एनडीए आरजेडी पर प्रहार करती है, जंगल राज का हवाला देकर। तो जंगल राज किसके कालखंड में था, कौन जंगल राज के प्रतीक बने थे, ये सबको पता है। कांग्रेस अब इसको अपने तौर पर एक बैगेज मान रही है और कह रही है कि भाई अब पिछली बार तो हम 20 सीट जीते थे, 19 सीट जीते थे, इस बार हम 6 पर आ गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई आरजेडी के साथ जुड़ने से हम कोई बहुत फायदे में रहे। और दूसरा जो उनकी रणनीति है, जो जिसका वो हवाला दे रहे थे कि जो दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई जिसमें खड़गे साहब से लेकर के सारे लोग मौजूद थे, उसके बारे में जो उन्होंने हवाला दिया, उस हवाले में उन्होंने बताया कि जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर रहे, अगर हम उनके बीच में काम करेंगे तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। अब वो ट्रेडिशनल वोटर के बारे में वो कह रहे थे कि जैसे अगड़ी जाति के लोग, ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर रहे, जो आरजेडी के साथ इनकी नजदीकियों की वजह से वो कट गए और जाकर के वो बीजेपी के साथ जुड़ गए, इस तरफ वो इशारा कर रहे थे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, कांग्रेस को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर हम आरजेडी के साथ नहीं भी रहेंगे तो चूंकि कांग्रेस खिलाफ में लड़ती है बीजेपी की, इसलिए वो माइनॉरिटी हमारे साथ भी उतनी ही मजबूती से खड़ी रहेगी जितनी कि आरजेडी के साथ खड़ी होगी। और एक दलित भी कांग्रेस के जगजीवन राम के समय से ही दलित बिहार में ट्रेडिशनली उनके वोटर रहे। धीरे धीरे कालखंड में दलित इनसे छिपते गए और दलित किसी और खांचे में चले गए। इस कॉम्बिनेशन को लेकर के शकील अहमद खान कह रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन पर अगर हम काम करेंगे, ग्राउंड पर हम वर्क करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को यह एहसास दिलाएंगे कि आपको हम मौका देंगे, कल चुनाव में जाने की जरूरत होगी तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। इसी को लेकर क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस काम करने का तरीका है, लंबे वक्त तक इनके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं राजेश राम, तो उनके कार्यशैली और उनके सफलता पे तमाम विश्लेषण किए ही जा रहे हैं। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि ये बात हुई कि हम छोटी पिछलग्गू पार्टी का हमको एक तरीके से टैग मिल गया है, हम पीछे चलते हैं, संगठन के रूप में हम कमज़ोर हुए हैं, और दूसरी चीज़ जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारा वोट बैंक है जो इनके हाथ से निकल गया, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी बड़े छतरी के नीचे आएंगे तो आपको भी उसी क्राइटेरिया में रखा जाएगा कि अगर आप जो भी आरजेडी जो पॉलिटिक्स करती होगी तो आप 20-30 विधायकों की लड़ाई में आप उनके अंडर अगर तेजस्वी को नेता खुलेआम मान के अगर 5 साल तक चलेंगे, इनके बड़े बड़े नेता मानते हैं,
तो जब खुलेआम 5 साल बड़े नेता तेजस्वी को ही मान चलेंगे तो सारा वो वोट बैंक जो तेजस्वी का वही आपसे भी जुड़ेगा, नया वोट कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की कुछ रणनीति में शीर्ष नेतृत्व के लेवल पे गड़बड़ है, या फिर वो दरअसल है ही बिहार पे उतना फोकस ही नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए जिस तरीके से? बिहार क्या कहें, यूपी में भी वही स्थिति है। देखिए, एक चीज को समझना हो, आपको याद होगा बिहार के चुनाव को आप बहुत नजदीकी से कवर कर रहे थे। बहुत दिनों तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया और तेजस्वी जी बात तक नहीं कर रहे थे गठबंधन के लोगों से। अल्लाह बरू ने थोड़ी दूरी बनाई थी, लगा कि थोड़ा सा इस बार कांग्रेस हिम्मत दिखा रही है, लेकिन बाद में अशोक गहलोत आकर के मौर्य होटल में बजाते तेजस्वी जी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजेश राम और अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, तेजस्वी जी ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री। और उससे पहले अखिलेश सिंह वगैरह बार बार कहते ही थे ये बात। हाँ, और अखिलेश सिंह कहते ही थे। तो फिर इस पोस्टरिंग का क्या मतलब हुआ? जब उनके सामने ही जाके आत्मसमर्पण आपको करना था, ये बात पहले ही कह देते कि हाँ, महागठबंधन के चेहरे और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के भी चेहरे तेजस्वी ही होंगे। एक दूसरी बात, आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष की बात। हाँ। जिस पार्टी के पास न प्रखंड का कोई कार्यकारिणी बनी हो या कार्य समिति बनी हो, न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी हो, न प्रदेश लेवल पर बनी हो, अब उस पार्टी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जिनको, जिस संगठन की ताकत पर आप हुंकार भर रहे हैं, आपने तो अभी संगठन बनाया ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भले बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश कार्य समिति क्या बनी है आपके यहाँ? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजें स्मूथ हो गई है? तो अगर नहीं हुई है तो पहले तो शकील अहमद खान को उस पर भी काम करना होगा। और दूसरी चीज, निर्णय लीजिए, या तो साथ रहना है या अलग रहना है। इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि चुनाव तक ये कहते रहे कि नहीं, हम अभी चेहरा घोषित नहीं करेंगे। हाँ, और चुनाव के पहले आकर के तेजस्वी जी को चेहरा घोषित कर देते हैं। तो लोग समझते हैं कि चलिए, शुरू में तो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, बाद में ये तेजस्वी जी के साथ ही इनको चुनाव लड़ना है, और वो भी फ्रेंडली मैच। अब चुनाव में भी एक गठबंधन में फ्रेंडली क्या कंटेस्ट होता है, मुझे आज तक समझ नहीं। बिल्कुल फ्रेंडली क्या होता है भाई? दो कैंडिडेट जब लड़ रहे हैं, अब प्रियंका गांधी गई थी प्रचार करने, तो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे और सीपीआई के भी कैंडिडेट थे। अब प्रियंका गांधी को भी नहीं समझ में आ रही होगी बात कि हमको कांग्रेस के लिए प्रचार करनी है कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करनी है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट वहां लड़ रहे थे। तो कंफ्यूजन तो पब्लिक के है, और कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस को है। अगर शकील अहमद क्या कह रहे हैं, तो कल तो मैंने देखा कई जगह उनके बयान को उनके निजी बयान कह के खारिज कर दिया गया। नहीं, ये शकील अहमद खान का बयान है। क्या ये कोई प्रदेश अध्यक्ष का बयान है? क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है? क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान इसको मान लिया जाए? तो कोई व्यक्ति आके कुछ बोलते हैं, कोई खारिज करते हैं, पहले तो वही कंफ्यूजन दूर हो जाए। तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि तेजस्वी यादव अभी तक तो यही बात बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि तब से गायब है, महीने भर होने चले हैं और अभी तक आए नहीं है। लेकिन यह चर्चा है कि वो आएंगे, कब तक आएंगे और क्या कुछ करने वाले हैं, संगठन में बदलाव भी कुछ होने वाला है, समीक्षा बैठक वगैरह होगी और जनवरी में आएंगे। तो क्या कुछ है प्लान, क्या चर्चे में है बिहार में तेजस्वी यादव के बारे में? नहीं, लालू प्रसाद जी ने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है, आंख का, मोतियाबिंद का, और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी आएंगे, उसके बाद ही तेजस्वी जी आएंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में उनकी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 4 जनवरी बताया जा रहा है, 4 जनवरी तक आएंगे। 4 जनवरी को बताया जा रहा है कि तेजस्वी जी बिहार आएंगे, और तब तक तो बिहार में उनकी पार्टी के लोग भी उनका इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष तो हमलावर है ही। अब नीरज कुमार उनके प्रवक्ता हैं, रोज कोई ना कोई एक बयान दे देते हैं। जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, तेजस्वी जी गायब हैं, तेजस्वी जी किसके साथ विदेश घूम रहे हैं, क्या तेजस्वी जी विपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। खैर, जो आपका अपोजिशन है वो तो आप पर तंज भी कसेगा, व्यंग भी करेगा, लेकिन तेजस्वी जी की उपस्थिति जरूरी है। तो नए साल में तेजस्वी जी को बिहार आने की संभावना है। इस तरह की चर्चा तो चल रही है कि तेजस्वी जी 4 जनवरी हो या 5 जनवरी हो,
जनवरी के फर्स्ट वीक में बिहार में रहेंगे। और लालू प्रसाद जी के साथ ही हो सकता है कि लालू प्रसाद जी भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो। ये सवाल इसलिए मैंने जोड़ा कि क्या जिस तरीके से पार्टी में एक नाराजगी का भाव भी दिख रहा है, कुछ आवाज़ दबे सुर में ये निकला कि तेजस्वी यादव से अप्रोच उतना करना मुश्किल था, चुनाव के वक्त भी वो दिक्कतें हुई जिस वजह से संगठन को नुकसान हुआ और इसीलिए कई सीटों पर हार भी हुई, सही तरीके से सीटों को बंटवारा नहीं हुआ या कांग्रेस से तालमेल भी सही नहीं हो पाई। इसके बाद एक बात जो लगातार अभी चल रही है कि जदयू संपर्क में है आरजेडी के, दूसरी तरफ खुद रामकृपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के हैं कि हम 25 विधायक से संपर्क में है। ये बात अलग है कि 25 में से खुद तेजस्वी यादव हैं तो कैसे ही संपर्क में रहेंगे, लेकिन जो भी हो 20-22 जो भी हो, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो आके क्या कुछ उनके लिए चुनौतियां हैं आने वाले समय में तेजस्वी के लिए अगर वो आते हैं, क्योंकि पिताजी तो लगभग बहुत ही बीमार हैं, अब तो ऑपरेशन भी करा ही लिए हैं लालू जी, कहने बस के लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए तेजस्वी जी एलओपी तो हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन तो हैं, और जो उनके विधायक हैं 25 ही उनके अगर विधायक हैं तो उन विधायकों के लिए तो सुलभ सहज तरीके से तेजस्वी जी का मिलना ये उनकी राजनैतिक जिम्मेवारी भी है और नैतिक जिम्मेवारी भी। और अगर नहीं सहज और सुलभ होंगे तो रामकृपाल यादव बोले चाहे नीरज कुमार बोले कि 17-18 विधायक हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े और कह रहे हैं कि भाई कब हम आपकी पार्टी में शामिल हो गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो तो आरजेडी के लोग जो दरवाजे पर खड़े रहने गए होंगे वो बताएंगे, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि संपर्क में है। तो तेजस्वी जी को गठबंधन भी बचानी होगी, पार्टी भी बचानी होगी और एक विपक्ष के नेता का दायित्व का भी निर्वहन करना होगा। ये तीन बड़ी जिम्मेवारियां हैं। तो उन तीन जिम्मेवारियों के बीच में तेजस्वी जी का प्रेजेंस निश्चित रूप से आवश्यक है बिहार में। और मैं एक चीज को बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कम हुआ था कि गवर्नर के अभिभाषण में लीडर ऑफ अपोजिशन अनुपस्थित, बस इन्होंने शपथ ग्रहण किया, स्पीकर को ले जाकर के कुर्सी पर बिठाई और उसके बाद तेजस्वी जी 2 दिसंबर के बाद से एब्सेंट हो गए। तो बिहार की राजनीति इतनी आसान राजनीति नहीं है। इनको तो राजनीति की सीख अपने पिताजी से सीखनी चाहिए, जो संघर्षों के बल पर राजनीति की जिस ऊंचाई पर पहुंचे थे। ठीक है, तेजस्वी जी को उसका लाभ मिला, लेकिन अगर इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, लोगों के बीच में सहजता से उपलब्ध नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से इनकी पार्टी कमजोर होगी। और जब पार्टी ही कमजोर होगी तो फिर गठबंधन कहां से मजबूत होगा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप शकील अहमद खान का बयान भी दे सकते हैं। या वो अगर आरजेडी को बहुत मजबूत समझते तो इस तरह का बयान वो नहीं देते। अगर वो बयान दे रहे हैं इसका मतलब उनको लग रहा है कि कांग्रेस अगर दमखम के साथ बिहार में लग जाए तो कांग्रेस फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। क्यों किसी की बैसाखी की कृपा पात्र बने रहे कि उनके भरोसे ही हम बिहार में लड़ेंगे जीतेंगे। अरे भाई 6 से तो कम नहीं आ सकता है ना। 4 आया था जब ये अकेले 2010 में लड़े थे, तो 4 और 10 में आया था। तेजस्वी के साथ भी वो घटना तो हुई थी, तेजस्वी कह रहा हूँ आरजेडी के साथ 2014 के आसपास की बात है, जब सम्राट चौधरी खुद तोड़ के लेके गए थे और फिर उसके बाद एक चर्चा हुई कि 13 विधायक टूट रहे हैं। ये बात अलग है कि लालू यादव किसी तरीके से अपनी पार्टी को उस वक्त बचाए थे। इस वक्त फिलहाल बचाने के लिए कोई दिख नहीं रहा बिहार में पार्टी को। जब एक वैक्यूम तो दिख रहा है और उसमें तेजस्वी कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, कैसे अपनी पार्टी को बचाएंगे, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि तेजस्वी जी आए और आकर के अपनी पार्टी को कैसे फिर जो थोड़ी बहुत भी नाराजगी अगर है तो उसको दूर करके और फिर एक बार जो विपक्ष का दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए सरकार को मुद्दों पर घेरेंगे। हम लोगों को थोड़ा इंतजार करनी होगी। अगला सवाल एक ले लेते हैं कि आखिरी सवाल ही है ये। उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से थोड़ा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आजकल आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहे हैं मुझ पर, मेरी नहीं तो कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल रखिए। आपको पता है कि न की तथ्यहीन बेबुनियाद और बनावटी खबरों से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन अब ये विश्लेषण का विषय है जो राजनीति और राजनीतिक, जैसे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर आप विश्लेषण करें इस चीज का तो इसको किस एंगल से देखेंगे। जिस तरीके से 8 उनके लोग बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी ही छोड़ दी, तमाम आरोप लगाए,
अब ये आरोप तो बेबुनियाद नहीं हो सकते हैं, आधार उनकी ही पार्टी के बड़े कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी हैं, इससे पहले भी छोड़े हैं, और जब से दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया है उसके बाद से कई विकेट गिरे हैं इनके पार्टी से, विधायक नहीं छोड़े हैं, लेकिन विधायकों में एक छटपटाहट दिखती है और ये स्पष्ट बता भी नहीं पाते कि हमारे लिट्टी चोखा भोज में क्यों नहीं आए, और सिर्फ हमारी पत्नी थी, बाकी 3 इधर उधर कहाँ घूम रहे हैं, और ये भी नहीं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनसे क्यों मिले। तो क्या कुछ लगता है कि क्या इन चर्चाओं में कुछ दम आपको दिखता है, या लगता है कि यह सब कुछ नॉर्मल है और पार्टी सही तरीके से चल रही, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को नाराज होने का, खुश होने का पूरा उनको अधिकार है। वो मीडिया से नाराज हो जाएं, मीडिया से प्रसन्न हो जाएं, उसमें मीडिया का क्या रोल? मीडिया तो जो चीजें दिखती है उससे संबंधित चीजें पूछ लेती है, उत्सुकता बस। अब भाई लिट्टी मटन की पार्टी हो रही है और उसमें आपके ही 3 विधायक जो हैं वो नितिन नवीन जी के साथ हवाई जहाज से दिल्ली उड़ रहे हैं, तो भाई मीडिया तो पूछेगी कि क्या वो 3 विधायक आपसे नाराज थे क्या? और अभी तक तीनों कैमरे पर नहीं आए कि ये खुद से कह दें, पोस्ट लिख दें कि हम सही सलामत हैं पार्टी में। भाई वो जो एक इनके विधायक हैं रामेश्वर महतो, उनका तो बयान आया ना बाद में, यहाँ हमारी नाराजगी है, गठबंधन में हम हैं लेकिन हमारी नाराजगी है। और नाराजगी किस बात की है, इसको उपेंद्र कुशवाहा को समझाने की जरूरत है कि जो किसी सदन के सदस्य नहीं है उनके पुत्र, वो दीपक प्रकाश जी को जिम्मेवारी दे दी गई मंत्री कि अब वो जो हैं मंत्री रहेंगे, पंचायती राज मंत्री। इस बात की नाराजगी है कि जब चले गए माधव आनंद विधायक हो गए, तो अब नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी अब इनकी बहू को दे दी जाएगी। तो भाई पत्नी, हाँ ऐसी चर्चा, पत्नी एमएलए, अपने राज्यसभा के सदस्य, बेटा मंत्री, बहू नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष। अब भाई सारे पद आप घर के अंदर में रख लेंगे तो स्वाभाविक है कि सवाल तो होंगे। बिल्कुल 8 अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी इनसे दूरी बना लिए, चले गए इनको छोड़ करके। तो रामेश्वर महतो का वो ट्वीट ही काफी है, जिस ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि केवल भाषणों से कोई समाजवादी नहीं होता है, आचरण से भी समाजवादी होता है। दिखना भी चाहिए कि समाजवाद को वो व्यक्ति जीता है कि नहीं जीता है। तो किस पर व्यंग था, किस पर तंज था? तो मैं मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुश रहे, नाराज रहे, जो दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि इनकी पार्टी कहीं ना कहीं से कमजोर हो रही है। अब अपनी पार्टी की कमजोरी, विधायकों की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये मीडिया पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं, और मीडिया पर वो कभी कभी उत्तेजित हो जा रहे हैं, आप लोग इस तरह के सवाल क्यों पूछते हैं? भाई वो सवाल कहाँ पूछ रहे हैं, वो तो जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो जरा बता दीजिए। अच्छा, ये जो तीनों, मान लीजिए तीनों विधायक अगर कहीं जाने के इच्छुक हैं भी, ये कहा जा रहा है कि एक आध जदयू में जा सकते हैं, 2 बीजेपी में जा सकते हैं, दोनों ही अपने स्तर पे संपर्क बनाए रखे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल गए नहीं हैं। दूसरी चीज ये है कि नहीं गए हैं, इस बात की भी वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा मैनेज अंदर से करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दबाव वगैरह बनाने की बात, या कोई ऐसा खास समय है जिसका इंतजार कर रहे हैं कि ये होगा तो फिर हम शामिल कर लेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कोशिश तो कर ही रहे होंगे कि उनकी नाराजगी दूर की जाए, लेकिन उनकी नाराजगी किस बात की है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये तो सब उनको लगा कि अगर हम विधानसभा में जीत करके आए और हमें मंत्रिमंडल में जगह न दिला करके एक अपने पुत्र को, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिला दिए, शायद वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाते तो इतनी नाराजगी नहीं होती कि भाई चलिए वो चुन करके वो भी आई थी, हम लोग दोनों में योग्य और अनुभवी मान करके उन्हीं को दिला दी जगह इन्होंने। लेकिन नाराजगी तो इसी बात की है ना कि मंत्री पद दीपक प्रकाश जी को। मैं समझता हूं कि जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि इनकी नाराजगी दूर करें। अब कितना सफल हो पाते हैं इसका इंतजार करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल आज राग बिहारी में हमने जो बात किया वो यही है कि कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, और कांग्रेस की तैयारी अब क्या है, बयान तमाम तरह के आते हैं, लेकिन जब दूसरे नेताओं के भी इस तरीके के बयान आते हैं कि फलां का बयान गलत है और वो इसके लिए आधिकारिक नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर अपने दम पर आने वाले 5 साल में चुनाव की तैयारी करेगी कि नहीं करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में
अपनी राय जरूर दें। तेजस्वी यादव पे भी आपका क्या कहना है कि आखिर में वो कैसे अपने संगठन को संभालेंगे, बचाएंगे कैसे अपने 25 विधायकों को, 24 विधायकों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।